हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सारंग विला में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। जिस घर में हमेशा हंसी और नोकझोंक लगा रहता था, आज वो घर बिल्कुल शांत था। विप्लव की कार आकर पार्किंग में रुकती है। उसने अपने हाथ का प्लास्टर निकाल कर फेंक दिया था। वो भागते हुए अंदर आता है तो रचना बुद्ध बने सोफे पर बैठी हुई थी और निर्जला भी उसके साथ थी और रचना को संभाल रही थी। विप्लव दौड़कर रचना के पास आकर बोला, मॉम। लेकिन रचना विप्लव की बात का कोई जवाब नहीं, जिसे देखकर विप्लव रचना के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए, मॉम यार मुझसे बात करो ना, देखो ना अनमोल भाई क्या कह रहे थे। कहते हैं भाई का एक्सीडेंट हो गया और ठीक तो है ना। तो विप्लव की बात सुनकर निर्जला फफप कर रो पड़ती है, जिसे देखकर विप्लव कहता है, बड़ी माँ आप क्यों रो रही हो, भाई को कुछ नहीं होगा। निर्जला विप्लव के बात पर आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख कर बोली, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सबको जरूर गलतफहमी हो रही होगी, भाई कहीं जा ही नहीं सकते। तभी पीताम्बर और गजेंद्र भी वहां आ जाते हैं। पीताम्बर को देखकर विप्लव भागकर उनके पास जाकर बोला, पापा भाई कहाँ है। पीताम्बर नम आंखों से विप्लव की तरफ देखते हुए बोले, वो चला गया हमें छोड़कर। विप्लव पीताम्बर की बात पर गुस्से से बोला, आप सब लोग पागल हो गए हो, कुछ भी बकवास करे जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ भाई को लेने। इतना कहकर विप्लव जाने लगता है तो पीताम्बर उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। विप्लव वहाँ अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ भैया को लेने। आप सब लोग पागल हो गए हो, हमेशा मुझे कह दो, मैं परेशान करता हूँ और आज आप लोग को दिमाग खराब हो गया है। तभी बाहर एम्बुलेंस आकर रुकती है। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनकर विप्लव के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। दो लोग सफ़ेद कपड़े में लिपटे एक लाश को लेकर अंदर आते हैं और लिविंग रूम में रख देते हैं। मृत्युंजय, राजीव, अमृत, दीप और डेविड भी अंदर आते हैं। मृत्युंजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अमृत की आंख नम हो गई थी। राजीव का भी सेम हाल था। विप्लव बिना उस शव को तरफ देखे मृत्युंजय के सामने जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, भाई ब्रो कहाँ है, आप उन्हें लेने गए थे ना। मृत्युंजय बिना किसी भाव का विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, वो मर गया। मृत्युंजय की बात सुन विप्लव की पकड़ उसके हाथ से छूट जाती है और वो मृत्युंजय को घूरने के बाद अमृत की तरफ देखते हुए कहता है, आप भी वही कहोगे ना, भाई चला गया। अमृत विप्लव को अपने पास खींचकर गले लगा लेता है तो विप्लव रोना शुरू कर देता है। मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए रचना के पास जा घुटनों को बैठते हुए बोला, चाची। रचना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जय ये सपना बहुत डरावना है, प्लीज़ मुझे नींद से जगाओ, ताकि नींद से बाहर आते हैं ये सपना टूट जाए। प्लीज़ नींद से जगाओ मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी। मृत्युंजय रचना के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई के साथ ये किया है। मैं उन्हें वो मौत दूंगा, उनकी रूह कांप उठेगी। तभी बाहर एक साथ कई सारी गाड़ियां अंदर आती है। विक्रम, जो कि महक, वैशाली और आरू को लेकर अवस्थी हाउस गया था, वो बाहर आता है और उनके साथ महक, वैशाली और आरू भी बाहर आते हैं। दूसरी गाड़ी से वीर बाहर आता है और तीसरी गाड़ी से अनमोल बाहर आता है और सभी एक साथ सारंग विला के अंदर आ जाते हैं। महक जब लाश की तरफ देखती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। विक्रम आरू की तरफ देखते हुए बोला, इन्हें लेकर अंदर जाओ। आरू भरी आंखों से विक्रम की तरफ देखने के बाद महक के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, दीदी। महक अव्यक्त को आरू की गोद में देते हुए बोली, इसे कमरे में लेकर जाओ। आरू महक की बात पर अव्यक्त को अपने गोद में ले लेती है और वहीं वैशाली के सामने वो पल आने लगते हैं जब उसकी माँ इसी तरह सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी और वो रो रही थी। विक्रम वैशाली की गोद से समृद्धि को लेकर आरू के साथ ऊपर की तरफ चला जाता है। शिवांश को दीपांजलि के साथ अवस्थी हाउस में छोड़ दिया गया था। शेखर जी आ गए थे, लेकिन नीलू घर में थी। महक धीमे कदमों से शोभित के शव के पास जाती है और कपड़ा हटाने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ये कौन है, ये भाई नहीं है ना। मृत्युंजय महक की बात का कोई जवाब नहीं देता तो महक उसके हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए कहती है, मुझे देखने दो, ये शोभित भाई नहीं है ना। ये कहते हुए महक कपड़े को हटा देती है तो उसकी एक चीख निकल जाती है, क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था। मृत्युंजय कपड़ा वापस चेहरे पर रख महक को अपने सीने से लगाते हुए बोला, शांत हो जाओ। महक जोर जोर से रोते हुए बोली, ये शोभित भाई नहीं है। विप्लव रो रो कर अधमरा हो गया था।
अमृत उसे संभालते हुए ले जाने लगता है तो विप्लो अमृत से दूर होकर अपने आंसू को साफ करते हुए रचना के सामने आकर कहता है, मॉम सुनो सुनो ना, आपका आदर्श बेटा आपकी सारी बात मानता है ना, तो बोलो ना उनसे नाटक करना बंद करे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा और मनाएंगे तो भी नहीं मानूंगा। अनमोल विप्लो के पास आकर उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करके बोला, नाटक करना बंद करो, तुम्हारे इस तरीके से कहने पर शोभित वापस नहीं आएगा। विप्लो अनमोल को खुद से दूर करते हुए बोला, आपको तो मज़ा आता है मुझे रोता हुआ देखकर, आप मुझसे बात ही मत करो, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ ना। अनमोल विप्लो के दोनों हाथों को पकड़कर बोला, वापी शोभित इज नो मोर, ही हैज़ गॉन, खुद को संभालो। विप्लो अपना हाथ जमीन पर पटकते हुए बोला, आई डोंट केयर दिस फकिंग सॉल्यूशन, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, ला कर दो मेरे भाई को। अमृत विप्लो के पास जाकर उसे पकड़ते हुए बोला, विप्लो चुप रहो। विप्लो रोते हुए अमृत की तरफ देख कर बोला, मैं क्यों चुप रहूं भाई, मुझे नहीं पता, आप मेरे भैया को लाकर वापस करो यार, 2 हफ्ते बाद उनकी शादी है, मुझे उनके साथ डांस करना है, बनी को दुल्हन बनते हुए देखना है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एंट्रेंस से आवाज़ आती है, सब लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ पर अदिति अपने हाथ में पार्सल लिए खड़ी हुई थी और उसके साथ रिया भी थी जिसकी आंखों में नमी थी। अदिति अंदर आते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर वहाँ पर लेटे सौ की तरफ देखते हुए बोली, ये कौन है? वैशाली अदिति के पास जब उसके गले लगा लेती है तो अदिति एक हाथ उसके पीठ को थपथपाते हुए कहती है, मैं आपके लिए मोमोज लेकर आई हूँ, रिया दीदी के साथ गए थे, बहुत मज़ा आया। वैशाली अदिति के बात सुन उससे अलग होकर बोली, अदिति। रचना सब लोगों को इग्नोर करते हुए अदिति के सामने आकर बोली, कमरे में चलो। अदिति रचना के बात पर अपने हाथ में पकड़े मोमोज को दिखाते हुए बोली, मॉम मैं सबके लिए मोमोज लेकर आई थी, कमरे में क्यों जाना है, किचन में जा रही हूँ ना, प्लेट लेकर आऊँगी। रचना अदिति के बात को अनसुना करते हुए निर्जला से बोली, कपड़ा लेकर आई है। महक रचना के पास सुन मृत्युंजय से अलग होकर जल्दी से बोली, नहीं चाची प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रचना महक के बात पर उसे देखते हुए बोली, ये शोभित की पत्नी है और ये तो करना होगा ना, क्योंकि अब इसका पति इस दुनिया में नहीं है। अदिति रचना के बात पर हैरान होते हुए बोली, मॉम आप ये क्या कर रही हो? शोभित जो ऑफिस गए हुए हैं, आपने सुना नहीं क्या? सुबह सुबह उन्होंने कहा कि उन्हें आज एक बड़ा टेंडर मिलने वाला है, मैंने उन्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाया था और आप कहती हो कि मेरा पति मर गया। रचना अदिति के बात सुनकर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोली, हाँ अदिति शोभित मर चुका है, वो हमें छोड़कर जा चुका है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, पूरी बॉडी जल गई है उसकी, अब वो वापस कभी नहीं आएगा, चला गया वो हमें छोड़कर। ये कहते हुए रचना रोना शुरू कर देती है। अदिति को शौक लगता है और वो एकटक वहाँ पर पड़े शौ को देखने लगती है, जिसे उसे चुप देखकर वैशाली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अदिति। अदिति होश में आ वैशाली की तरफ देखकर, अरे मैंने आपसे कहा ना, मैं मोमोज लेकर आई हूँ, मैं निकाल कर लाती हूँ। इतना कहकर अदिति किचन की तरफ जाने लगती है तो वैशाली उसे पकड़ते हुए कहती है, अदिति तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? अदिति वैशाली के हाथ को हटाते बोले, देखिए शाम हो गई है, शोभित जी आ रहे होंगे, अगर वो आ गए ना तो मुझे खाने नहीं देंगे, फूड पॉइजनिंग हो जाती है मुझे, जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं ना। वैशाली अदिति के बात सुनकर रोते हुए बोली, वो नहीं आएगा अदिति, वो जा चुका है, तुम ऐसी बातें करना बंद करो। अदिति मोमोज के पैकेट रिया को देते हुए, आप इसे पकड़ो, जिसे सुनकर रिया उसके हाथ से पैकेट ले लेती है तो अदिति वैशाली के आंसू को पोंछते हुए कहती है, आप रो क्यों रही हो? शोभित जी ने कहा था कि वो टेंडर पास करवाने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे, शाम हो चुकी है, वो आते होंगे, रोना बंद करो। तभी बाहर 10 गाड़ियाँ आकर रुकती हैं, जिनमें से बॉडीगार्ड्स के बाहर आते हैं और सामने खड़ी मर्सिडीज से एक आदमी बाहर आता है और बड़े ही शान के साथ चलते हुए अंदर की तरफ अपनी कदम बढ़ा देता है। वो आदमी अंदर आता है तो उसके बगल में खड़ा आदमी उसके हाथ में सफ़ेद कपड़ा बढ़ा देता है, जिसे वो लेकर उसे सौ को उठाने के बाद फूलों का बड़ा सा माला उसे चढ़ा देता है। फिर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रार्थना भरी आवाज़ में कहता है, ओम शांति शांति, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। उस आदमी को देखकर मृत्युंजय और अमृत का खून जल उठा था।
लेकिन वो लोग फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहते। भैरवी मृत्युंजय के पास आकर, मैंने सुना था इसकी पत्नी भी है। बेचारी इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। अमृत भैरवी के बात पर गुस्से से बोला, आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा? भैरवी अमृत की बात सुनकर थोड़ा सा अफसोस जताते हुए बोला, जब मेरे दोनों पोतों की मौत हुई थी तब इस घर से कोई नहीं आया था। थोड़ी नाराज़गी थी मुझे, लेकिन अब खून का रिश्ता है, इस तरीके से कब तक नाराज़गी रखते हैं, इसलिए बस तुम सबको सांत्वना देने आ गया। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, हमें आपके सांत्वना की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन सब के पीछे आपका हाथ न हो। भैरवी मृत्युंजय के बात पर उसे इग्नोर कर एक सफ़ेद साड़ी लाकर रचना की तरफ बढ़ाकर बोला, छोटी बहू, अपनी बहू को पहना दो, अब उसका पति इस दुनिया में जो ना रहा। मृत्युंजय उसके हाथ से साड़ी लेकर फेंकते हुए बोला, अदिति ये साड़ी नहीं पहनेगी, और किसी ने भी उसके साथ ये बेहुदा हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री और रविंद्रनाथ जी अंदर आते हुए बोले, लेकिन ये एक रस्म है, जिसका पति इस दुनिया में नहीं रहता उसे सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं। उन दोनों की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसी तरफ देखने लगे। मृत्युंजय रविंद्रनाथ जी की बात सुनकर बोला, आदित्य ये साड़ी नहीं पहनेगी। आदित्य मृत्युंजय के बाद पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता और मुझे सफ़ेद रंग नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। सावित्री आदित्य के बात पर बोली, तुम एक विधवा हो। सावित्री जी के ये कहने पर कि आदित्य एक विधवा और उसे सफ़ेद साड़ी पहननी होगी, आदित्य अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मेरा पति जिंदा है, आप सब लोग पागल हो गए हो, शाम होते हैं देखना वो आएंगे। सावित्री जी आदित्य के बात को इग्नोर कर नीलिमा की तरफ देखते हुए बोली, इसे लेकर चलो। महक जल्दी से खड़ी होकर सावित्री जी से बोली, दादी जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो एक छोटी बच्ची है। सावित्री जी महक की बात सुनकर बोली, लेकिन वो शोभित की पत्नी है और शोभित इस दुनिया में नहीं रहा। आदित्य सावित्री जी की बात सुनकर बोली, दादी जी मुझे गुस्सा मत दिलाइए, बार बार मत कहिए कि वो बिल्कुल ठीक है, ये बहुत गंदा मजाक कर रहे हैं आप सब लोग, बिल्कुल ठीक है। ये कहते हुए अदिति की आंखों में नमी आ जाती है। नीलिमा अदिति के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, चलो आप छोड़ो मुझे, आप क्यों पकड़ रही हो मुझे? अदिति ने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, जिसे देखकर सावित्री जी मोहल्ले के आए औरतों की तरफ देखते हुए बोली, इसे लेकर कमरे में चलिए। वैशाली उन औरतों की तरफ घूरते हुए बोली, हम बता रहे हैं तुम सबको, अगर हमारी बहन को छुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री जी वैशाली के बात पर बोली, तुम चुप रहो, ये एक रस्म है, जिसका पति मरता है उसे विधवा बनाया जाता है, उसकी चूड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, उसे रंग भरे कपड़ों से दूर किया जाता है, क्या तुम्हें नहीं पता? वैशाली सावित्री जी के बात पर बोले, जिसे मरना था वो मर गया, उसकी सज़ा हमारी बहन को का है भुगतेगी। हमने कहा ना वो सफ़ेद कपड़े नहीं पहने, वो जैसी है वैसी रहेगी। नीलिमा वैशाली की बात सुनकर बोली, क्या तुम चुप रह सकती हो? अपना ये तमाशा करना बंद करो। मृत्युंजय नीलिमा की बात पर बोला, ये कोई तमाशा नहीं है, अदिति सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेंगे। इस बार भैरवी मृत्युंजय से बोले, क्यों मृत्युंजय, क्या तुम्हें नहीं पता एक आदमी की मौत के बाद उसकी पत्नी विधवा की तरह जिंदगी जीती है, सुहागन की तरह नहीं, और उसका पति मर चुका है। विप्लव भैरवी के बात पर गुस्से में चीखते हुए बोला, आप निकलो इस घर से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में, सब निकलो इस घर से, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। विप्लव के गुस्से भरी आवाज़ पर रविंद्रनाथ जी उसे घूरते हुए बोले, तमीज़ से रहो विप्लव। विप्लव रविंद्रनाथ जी के बात पर बोला, मैं क्यों चुप रहूं, यहाँ पर किसी को किसी ने नहीं बुलाया, हम अपने दुख में साथ हो सकते हैं। अगर मेरा भाई चला गया तो इसकी सज़ा बनी को क्यों मिलेगी? वो नहीं पहनेंगे सफ़ेद साड़ी, अगर आपको पहनना है तो आप पहन लो। अदिति कमरे की तरफ जाते हुए बोले, आप लोग होते रहो झगड़ा, मैं जा रही हूँ। विप्लव अदिति की बात सुनकर बोला, जाओ बने, कोई तुम्हें गंदे कपड़े नहीं पहनाएगा, तुम मेरे भाई की वाइफ हो। अदिति विप्लव की बात को सुनते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।